स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के साथ यहाँ पे चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार दूसरे चरण के चुनाव में पूरी ताकत लगा दी इंडिया गठबंधन ने। बताएंगे पहले चरण में मिल रही जबरदस्त सफलता के बाद किस तरीके से एक तस्वीर से हिल गया है पूरा इंडिया गठबंधन दोस्तों, और कौन कौन से नेता एकजुट होकर कम से कम 12 सीटों को एक तरफा शिफ्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में तेजस्वी यादव को पहले चरण के चुनाव के बाद अब रोकने के लिए कभी बिजली काटी कभी परमिशन देने से मना करते हुए तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि जैसे तैसे तेजस्वी को रोका जाए, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने किया एक ऐसा काम दोस्तों की रैली की वीडियो तस्वीरें भी लगातार लोगों के बीच में शेयर की जा रही है। बताएंगे कैसे भाजपा के सारे षड्यंत्रों को तोड़ते हुए तेजस्वी यादव दूसरे चरण में प्रचंड समर्थन जुटा रहे हैं। इसी के साथ में राहुल गांधी ने इस बार सीधा अमित शाह के बेटे को अपने निशाने पर लिया है दोस्तों, जिसके बाद परिवारवाद पर बीजेपी के नेताओं की चुप्पी, चारों तरफ सन्नाटा नजर आने लगा। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, तो बताएंगे कहां पर भाजपा का झंडा जलाया गया और जोरदार बवाल में 12 घरों पर पत्थरबाजी तक की गई दोस्तों, और 4 पुलिसकर्मी तक घायल हो गए। बिहार से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आई है, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दूसरे दौर के चुनाव के लिए तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की मंच पर एक साथ ये तस्वीर तहलका मचाने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। पहले चरण के चुनाव में 121 सीटों पर 18 जिलों के अंदर वोट डाले गए, जिसके बाद जो शुरुआती रुझान मिले हैं और जिस तरीके से अलग अलग पत्रकारों के द्वारा ग्राउंड रिपोर्ट दी गई है दोस्तों, उसके अनुसार इंडिया गठबंधन कम से कम 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और इसके बाद अब दूसरे चरण के चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन 40 सीटें भी जीत जाता है दोस्तों, तो आराम से बहुमत हासिल कर लेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन दूसरे चरण के चुनाव को भी 80 सीटों तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत में लगा पड़ा है दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि बीते दिन पूर्णिया जिले के 9 विधानसभा सीटों को टारगेट करते हुए चुनाव के प्रचार के लिए बड़े बड़े नेता एक साथ एकजुट नजर आए दोस्तों, जिसमें सचिन पायलट से लेकर आईपी पार्टी के नेता आईपी गुप्ता मौजूद थे दोस्तों। साथ साथ तेजस्वी यादव और पप्पू यादव एक साथ पूर्णिया के अमदा विधानसभा क्षेत्र में संयुक्त जनसभा को संबोधित कर रहे थे दोस्तों। इस दौरान तेजस्वी यादव और पप्पू यादव मंच पर एक दूसरे से कुछ सीक्रेट बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी तेजस्वी यादव को दे रहे हैं दोस्तों, और दोनों नेता किसी गंभीर मामले को चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसी कई बार तस्वीरें देखने को मिली मंच पर। दोनों नेताओं की एकजुटता ने साफ संकेत दे दिया है कि पूर्णिया और उसके आसपास के जिले में इंडिया गठबंधन स्वीप करने जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि पूर्णिया की 9 विधानसभा सीटें हैं जहां पर पप्पू यादव की अच्छी खासी पहुंच है, बल्कि पप्पू यादव तो पूर्णिया से सांसद ही हैं दोस्तों। जिन क्षेत्रों पर उनका खुद का बड़ा प्रभाव है वे क्षेत्र और विधानसभा पूर्णिया के अंदर इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकते हैं, बल्कि पूरे पूर्णिया जिले पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है दोस्तों। पूर्णिया सदर की सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के जीतने की सबसे बड़ी संभावना है दोस्तों। धामदाह, रुपौली, बनमनखी एससी रिजर्व सीट और कस्बा के साथ साथ आमोर, बैसा और बनमक्खी जनरल सीट के साथ साथ रानीगंज और अररिया बेल्ट से जुड़ी हुई कई सारी सीटों पर दूसरे फेज के चुनाव में वोट डाले जाएंगे 11 तारीख को। और तेजस्वी यादव के साथ साथ पप्पू यादव की मंच पर मौजूदगी इन पूरे क्षेत्र के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल को संकेत दे रही है कि सब एकजुट हो जाकर इस बार पूरी पूर्णिया में क्लीन स्वीप करना है, यानी सारी की सारी 9 की 9 सीटें जीतनी है और आसपास की किसी सीट को नहीं छोड़ना है। यानी दोनों नेता एकजुट होकर महागठबंधन को पूरी तरीके से एक सूत्र में बांध रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि यह तस्वीर दूसरे चरण के चुनाव को पूरी तरीके से तय करने जा रही है, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी के पूरे तंत्र को भाजपा ने आगे करके जैसे तैसे तेजस्वी यादव को रोकने की पूरी प्लानिंग तैयार कर रखी है दोस्तों, और बार बार तेजस्वी यादव की रैलियों में अड़ंगा डालने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी कभी 18 रैली, कभी 17 रैली, कभी 20 रैली कर रहे हैं, और इन्हीं बातों से भाजपा इतनी ज्यादा चिड़ी हुई है दोस्तों की कोशिश की जा रही है कि जैसे तैसे तेजस्वी को रोका जाए। आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण पूर्णिया में देर रात तक उनको लगातार संघर्ष करना पड़ा। तेजस्वी यादव की रैली देर रात 8 बजे 9 तक में खत्म हो जाती दोस्तों, लेकिन उनको 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक रैली करनी पड़ी। पूर्णिया तक रात में रोड से 4 जनसभाओं को संबोधित किया तेजस्वी यादव ने। यहां तक कि उनकी जनसभाएं क्योंकि पहले दिन में होने वाली थी और हेलीकॉप्टर को इजाजत नहीं दी गई, तो रात हो गया दोस्तों, और अंधेरे में बिजली का कोई प्रबंध नहीं हो पाया और प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टर के लेट आने के बावजूद बिजली उपलब्ध नहीं कराई गई, तो कोई साधन ही नहीं था। फिर प्रचार कैसे होता, तेजस्वी यादव कैसे भाषण देते, कैसे सबको बताते कि हम आपके लिए रोजगार की बड़ी योजना लेकर आए हैं, आप हमारे साथ में खड़े रहिए। ऐसे में
तेजस्वी यादव की रैली को रोकने के लिए सारे सरकारी तांत्रिक इस्तेमाल किए गए दोस्तों, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अंत में तेजस्वी यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोगों के पास फोन है? सबने बोला हाँ हमारे पास फोन है। इसके बाद तेजस्वी ने कहा कि फ्लैश लाइट ऑन करिए और उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपना भाषण देना शुरू किया दोस्तों। और तमाम तरीके के षड्यंत्रों के बावजूद तेजस्वी ने कटिहार से लेकर पूर्णिया तक धड़ाधड़ रैलियां कर डाली और रात में इस टॉर्च के, इस मोबाइल के फ्लैश लाइट में रैली कर डाली दोस्तों। और इससे पता चलता है कि लोगों से संपर्क साधने का उम्मीद होना चाहिए और जिज्ञासा होनी चाहिए, संघर्ष करने के रास्ते पता होने चाहिए, उसके बाद सब कुछ संभव होता है। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने सबको एकजुट करके आपसी एकता का एक बड़ा परिचय दिया है दोस्तों। नरेंद्र मोदी तो दिन की दोपहरी में लोगों से लाइट जलवा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने तब लाइट जलवाया जब लाइट की जरूरत थी और लोगों के मोबाइल के लाइट से ये रैली की गई। अगर आप भी मानते हैं कि ये क्लियर मैसेज है उन लोगों के लिए जो प्रशासनिक तंत्र में बैठे हुए हैं और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की महानता के गुणगान गा रहे हैं, उनको लग रहा है कि बीजेपी वापसी कर लेगी, लेकिन उनको पता नहीं है कि जब जनता पलटेगी तो उसके बाद उन अधिकारियों के साथ क्या होगा। तेजस्वी हालांकि पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि जो लोग इस भ्रम में बैठे हुए हैं, इस गफलत में है कि सरकार बदलेगी तो उनके साथ कुछ नहीं होगा, उन सबका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। सारे अधिकारियों को एक साथ लाइन में खड़ा किया जाएगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें अमित शाह के बेटे ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बैट नहीं पकड़ा दोस्तों। अंडर 19, अंडर 16 कुछ भी नहीं खेला। इसके बावजूद आज वो पूरी दुनिया के क्रिकेट को कंट्रोल करता है। राहुल गांधी ने भागलपुर की रैली में अमित शाह के बेटे जय शाह को जबरदस्त तरीके से लपेटा। उन्होंने कहा कि बल्ला पकड़ना आता नहीं है, फिर भी वो देश की क्रिकेट की व्यवस्था संभाल रहा है, अब तो दुनिया की क्रिकेट की व्यवस्था संभाल रहा है। अमित शाह का बेटा, क्या यही उसका मेरिट है? इससे ऊपर उसने जिंदगी में क्या किया है जो उसे दुनिया की क्रिकेट संभालने का मौका दिया गया? यानी अमित शाह आकर परिवारवाद की बातें कर रहे हैं दोस्तों। अमित शाह कहते हैं कि सोनिया गांधी और लालू यादव अपने अपने बेटे को बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें जनता के तो से कोई लेना देना नहीं है। जबकि दोस्तों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों के दोनों जनता के बीच जा रहे हैं और जनता उनको चुनकर भेज रही है, तभी वो बड़े पोस्ट पर जा रहे हैं। उनको हर 5 साल में जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता से पूछकर आना पड़ता है कि क्या मैं उस पोस्ट पर पहुंचूं, तो जनता बोलती है कि हाँ जरूर उस पोस्ट पर पहुंचिए, बड़े पोस्ट पर पहुंचिए। और जनता जब समर्थन करती है, वोट करती है, तभी तेजस्वी यादव या राहुल गांधी बड़े पोस्टों पर पहुंचते हैं दोस्तों। अमित शाह के बेटे पर क्या काबिलियत है कि वो क्रिकेट संभाल रहा है? ये तो एक सीधा सा सवाल है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के परिवार के लोग पॉलिटिक्स करते आए हैं और पॉलिटिक्स में उनकी अपनी खुद की गुणवत्ता है, परिवार से सीखा हुआ उनका काम है। और वैसे भी जनता के बीच में जाते हैं तो जनता उनको समर्थन देकर जिताकर भेजती है। अमित शाह के बेटे को किस जनता ने वोट देकर क्रिकेट का, बीसीसीआई का, उसके बाद आईसीसी के इतने पोस्ट पर पहुंचा दिया? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अमित शाह के बेटे को सही मायनों में परिवारवाद बोला जाएगा तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। और ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले पर यानी परिवारवाद के डिबेट में बीजेपी को सीधे से काउंटर कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप लोग जानते हैं राजनाथ सिंह का बेटा, वसुंधरा राजे का बेटा, कौन भाजपा का बड़ा नेता है जिसके बेटे ने बड़े बड़े पोस्ट पर जो ना पहुंचा हो दोस्तों, बल्कि फ्री फंड में जो ऐसे ऐसे पोस्ट है जिसमें ना चुनाव हो रहा है ना कुछ हो रहा है, सीधा अपॉइंटमेंट चल रहा है और बीजेपी में परिवारवाद है ही नहीं, इस तरीके के झूठे दावे चल रहे हैं। दो सब जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लोगों की फ्रस्ट्रेशन, उनके तड़प की एक ऐसी खबर सामने आई है दोस्तों, जिससे पता चल रहा है कि पहले चरण के चुनाव में इन लोगों को पता चल चुका है कि इनकी धरती पूरी तरीके से हिल गई है। भोजपुर में शुक्रवार को बीजेपी का झंडा जलाने को लेकर दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई दोस्तों कि गांव में घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। एक तरफ मोहल्ले के दूसरे पक्ष के सामाजिक तत्वों ने करीब 1 दर्जन से अधिक घरों में जमकर पथराव किया। घटना चौरी थाना क्षेत्र के दुलमचक गाँव का है दोस्तों और पत्थरबाजी में 4 से अधिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त की गई है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों ने पुलिस टीम के ऊपर भी हमला कर डाला। इसमें चौरी थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल दोस्तों 8 थाने की पुलिस बाद में भेजी गई, एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। दरअसल दुलमचक गांव के रहने वाले सतीश राय ने बताया कि पवन साहब बीजेपी के समर्थक हैं। पार्टी ने उन्हें बूथ संख्या 345 पर एजेंट बनाया। समर्थक होने के नाते पवन अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगाए हुए थे और किन्हीं कारणों से विवाद हुआ दोस्तों। इसके बाद पत्थरबाजी और तमाम तरीके की हिंसा देखने को मिली। सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों भाजपाई इस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं दोस्तों, पत्थरबाजियां कर रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि जानबूझकर बिहार में इस तरीके की अफरा तफरी मचाने की कोशिश की जा रही है, स्थिति खराब करने की कोशिश की जा रही है ताकि माहौल बनाया जाए कि विपक्ष के लोग सत्ता में आने के लिए इस तरीके के हमले कर रहे हैं। और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का नतीजा हो सकता है और पहले चरण के चुनाव के बाद इस तरीके की बौखलाहट खुलकर सामने आने लगी है। बौखलाहट नरेंद्र मोदी के स्तर पर भी है दोस्तों। दरअसल प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित करने के लिए कैमूर जिले पहुंचे थे। कैमूर जिला में रैली को संबोधित करते हुए मोदी कहते हैं कि
आजकल इन लोगों का गाना चल रहा है मारव सिक्सर के 6 गोली छाती में, यानी दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों के द्वारा इस तरीके के गाने गाए जा रहे हैं ताकि आरजेडी की सरकार बनने के बाद खौफ पैदा किया जा सके। कुल मिलाकर दोस्तों मोदी जो दावा कर रहे हैं जिस गाने को लेकर मारव सिक्सर के 6 गोली छाती में, ये गाना लगभग सभी जाति समूह के द्वारा गाया गया है दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी जानबूझकर यादव समाज से जोड़कर इस मामले को राष्ट्रीय जनता दल से जोड़कर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जंगल राज वाली लोगों के मन में फिर से डर पैदा करने की कोशिश की जाए। जो भाजपा के लोग बार बार एक ही बात, एक ही टेप रिकॉर्डर चलाते रहते हैं, जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज, और उससे अब बीजेपी वालों को समझ में आ चुका है कि स्थिति हाथ से निकल गई है। लोग समझ गए हैं कि ये लोग जंगल राज का डर दिखाकर बिहार में 72,000 करोड़ रुपए लूट लेते हैं। उसके बाद अब जब जनता जागरूक हो रही है दोस्तों तो फिर से नए डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर जातीय समूह के अगर आप गाने सुनेंगे तो आपको ज्यादातर जातीय समूह के गाने में यही मार काट चीजें दिखाई देंगी और गोलीबाजी दिखाई देगी दोस्तों। और लगभग सारी जातियों में यही सीन है, वो जाति के नाम पर गानेबाजी ज्यादा चलता है बिहार के अंदर। लेकिन नरेंद्र मोदी जानबूझकर अहीर समाज के लोगों को लेकर गाने को जोड़कर कहीं ना कहीं एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री के स्तर से इस लेवल की बातचीत चल रही है तो इससे पता है कि इनका पहले फेज का चुनाव, पहले दौर का चुनाव बुरी तरीके से फंस चुका है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। जो भी आप कहना चाहते हैं लिखेगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड में खुद के कई एजेंट बिठा रखे हैं दोस्तों, और उन एजेंटों से भी नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिलवाया जाता है। हालांकि नीतीश कुमार कोई एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि नीतीश कुमार की खुद सेहत खराब है। और दोस्तों पहले चरण के चुनाव में बीजेपी के लोग कोशिश कर रहे थे कि पूरा चुनाव मोदी वर्सेस ऑल का बनाया जाए, यानी महागठबंधन के सामने मोदी को चेहरा पेश किया जाए। और इसीलिए बीजेपी के लोग बार बार बोल रहे थे कि विधायक दल के नेता चुनेंगे कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार तो केवल चुनाव का चेहरा है, और इन्हीं बातों से बीजेपी साबित करना चाहती थी कि नीतीश चेहरा नहीं है बल्कि पहले चरण के चुनाव में नरेंद्र मोदी चेहरा है। लेकिन बीजेपी वालों की कैलकुलेशन दिक्कत ये हो गई दोस्तों कि भाजपा वाले सोच रहे थे कि ये चुनाव बिहार भर का चुनाव होगा, मोदी और तेजस्वी यादव के बीच का चुनाव होगा। लेकिन जनता ने इसको एकदम लोकल चुनाव बनाकर रखा। स्थानीय मुद्दे हावी रहे, स्थानीय प्रत्याशियों का रिकॉर्ड सबसे महत्वपूर्ण रहा। इन्हीं कारणों की वजह से पहले चरण के चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। इसके बाद अब अचानक से मोदी की तस्वीर हटाकर नीतीश कुमार को चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। भाजपा के दफ्तरों में भाजपा के चुनाव चिन्ह के साथ में नीतीश कुमार के कटआउट दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि अब बीजेपी के लोगों को समझ में आ गया है कि मोदी का चेहरा लगाने पर तो पहले चरण के चुनाव में नुकसान हो गया। अब जैसे तैसे किसी भी तरीके से सम्मानजनक सीटें जीतने के लिए दूसरे चरण के चुनाव में कुछ नीतीश कुमार की तस्वीर लगानी पड़ेगी, और इसीलिए नीतीश कुमार को वापस से लेकर आ गए हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भाजपा के पहले चरण की रणनीति जो नीतीश कुमार के बिना की तैयार की गई थी वो पूरी तरीके से औंधे मुंह गिर गई, और इसीलिए अब मोदी को हटाकर नीतीश को फिर चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की ये कोशिशें हैं, तो लिखकर जरूर बताएगा। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जगह अब बीजेपी के उम्मीदवार अचानक नीतीश कुमार पर निर्भर हो गए हैं। ये पहले राउंड का असर है, और शायद पहली बार बीजेपी के दफ्तर में मोदी की जगह नीतीश कुमार की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई है, पोस्टर लगाए गए हैं। सच ये है कि नीतीश कुमार को किनारा करना बीजेपी के चाणक्य की बड़ी भूल थी। एनडीए का यही खींचतान अब बिहार में महागठबंधन की संजीवनी बन रहा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी भागलपुर में एक दिन पहले सभा करके आए हैं दोस्तों, और अब राहुल गांधी भागलपुर में सभा कर रहे थे। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया। अमित शाह ने हरियाणा के चुनाव चोरी करने के लिए पूरे इंतजाम किए, पूरी तैयारी की। ये बिहार का चुनाव भी चोरी करना चाहते हैं। लाखों महागठबंधन के लोगों के नाम काटे गए। हरियाणा का मुख्यमंत्री और सरकार चोरी की सरकार है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बिहार को हिंदुस्तान का मजदूर बना दिया। पुल, सड़क, टनल, हाईवे पे लोग, बिहार के लोग मजदूरी करते नजर आ जाते हैं। पूरे देश में कहीं भी चले जाइए आपको बिहार का कोई ना कोई मजदूर दिखाई देगा, और ये केवल 20 साल की भाजपा एनडीए सरकार में हुआ है। इन लोगों ने बिहार के लोगों को केवल मजदूर बनाकर छोड़ा हुआ है। बिहार से रोजगार इसलिए मिटाया गया क्योंकि अंबानी, अडानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। वो आपको मजदूर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब चाइना का माल हिंदुस्तान में बिकता है तो फायदा किसे मिलता है? चाइना के फैक्ट्री मालिकों को फायदा मिलता है, अंबानी अडानी को फायदा मिलता है। अंबानी अडानी के चेहरे का इस्तेमाल करते हैं, मोदी जी के चेहरे का इस्तेमाल ये बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं। मोदी जी इनकी मदद करते हैं, आपकी जमीनें इन लोगों को दे देते हैं। बीजेपी के पास बहुत पैसा है। मोदी का चेहरा दिन भर टीवी पर चलता रहता है, और ये कोई ऐसे फ्री में तो चलता नहीं है। पैसे पैसे जमकर बांटे जाते हैं, और जब पैसे दिए जाते हैं तो फिर चेहरा चला जाता है, चलाया जाता है। यानी मोदी का चेहरा चमकाने के पीछे अडानी अंबानी का पैसा भी जमकर काम कर रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और सबको पता है कि अब अंबानी अडानी मीडिया इंडस्ट्री में भी आ गए हैं, तो नरेंद्र मोदी का जो दिन रात प्रचार चलता है, पीआर टीम चलती है नेशनल मीडिया के नाम पर, वो क्यों चलती है? 2 शब्द जरूर लिखेगा साथ साथ।
बिहार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैलियां लगातार हर जिले में चल रही है दोस्तों। भागलपुर में राहुल गांधी मौजूद थे और भागलपुर में ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव 6 रैलियां कर रहे थे। गोपालपुर, पीरपैती वो इलाका जहां पर अडानी को पावर प्रोजेक्ट दिया गया, वहां पर भी रैली हुई तेजस्वी की। कहलगांव और नाथनगर के साथ साथ सुल्तानगंज जहां पर महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव का पहला कार्यक्रम गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जहां पर वीआईपी के प्रत्याशी डब्लू के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया। इसके बाद पीरपैती विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। सीमानपुर में आरजेडी के प्रत्याशी रामविलास पासवान के समर्थन में उन्होंने जनता से वोट की अपील कर डाली। इसके बाद बीहपुर में उनकी रैली हुई। पीरपैती के बाद कहलगांव विधानसभा क्षेत्र स्थित उच्च विद्यालय सनोखर मैदान पहुंचे, जहां पर आरजेडी के प्रत्याशी रजनीश भारती के पक्ष में सभा की और क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारी संख्या में एकजुट किया। कुल मिलाकर दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल के पूरे कैडर को एक तरीके से मोबिलाइज कर रहे हैं। सारे जगह पर राष्ट्रीय जनता दल हो या इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हो, तेजस्वी पहुंचकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि महागठबंधन का एक एक कार्यकर्ता घर से बाहर निकलना चाहिए। ये चुनाव कार्यकर्ता वर्सेस कार्यकर्ता का है। जिस गठबंधन के कार्यकर्ता ने पूरी ताकत से अपने लोगों को एकजुट कर लिया और जिस कार्यकर्ता ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ लिया, वही आखिरकार इतिहास बनाएगा और सरकार बनाएगा। इसीलिए तेजस्वी यादव को पता है कि अगर कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया गया तो कार्यकर्ता अपना काम कर देंगे। उनके पास बहुत क्षमता है, वो लोगों को मनाएंगे, घर से बाहर लेकर आएंगे, वोट डलवाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि मुद्दे हर घर हर किनारे पहुंचे। और इसीलिए तेजस्वी यादव पूरा फोकस कार्यकर्ताओं पर किए हुए हैं दोस्तों। एक एक कार्यकर्ताओं को डट जाने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के मन में एक ही उद्देश्य है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और बिहार में बेरोजगारी समान दैत्य का संहार किया जाए, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बेरोजगारी बिहार में एक इतना बड़ा दैत्य है, इतना बड़ा राक्षस है, जिसे मिटाने की क्षमता केवल और केवल तेजस्वी यादव के पास है। और जिस दिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का पोस्ट संभालेंगे, उनके पास अपना पार्टी का मैनिफेस्टो है जो एक ब्लूप्रिंट के तौर पर काम आएगा और ब्लूप्रिंट उनके पास तैयार है कि कैसे रोजगार देना है। जैसा मुकेश सहनी ने बताया कि वो बजट को आगे बढ़ाएंगे, यानी डबल ट्रिपल की ओर लेकर जाएंगे 5 साल में बजट को, क्योंकि बिहार का बजट पहले ही बहुत कम है दोस्तों और उसे बढ़ाने के लिए कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बुलाने के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीजें करी जाएगी, तब भी बाहर से बड़ी संख्या में लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए बिहार आ जाएंगे। और उसके बाद आप जानते हैं कि सरकार का बजट बढ़ेगा तो फिर सरकार लोगों तक राहत भी आसानी से पहुंचा पाएगी और जो वादा तेजस्वी यादव ने महागठबंधन ने किया है सबको रोजगार देने का, वो भी सफल होगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र में हुए जमीन घोटाले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान आया। राहुल कहते हैं कि महाराष्ट्र में 1800 करोड़ की सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित की गई थी, जिसमें 300 करोड़ रुपए में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई, ऊपर से स्टाम्प ड्यूटी भी हटा दिया गया। मतलब एक तो लूट, उस पर कानूनी मुहर भी लगा दी गई। ये है जमीन चोरी उस सरकार की जो खुद को वोट चोरी से बनाती है और उन्हें पता है कि चाहे जितना भी लूटे, वोट चोरी करके फिर से सत्ता में आ जाएंगे। ना लोकतंत्र की परवाह, न जनता की परवाह, न दलितों के अधिकारों की परवाह। मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। क्या आप इसलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी हुई है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस मामले पर दोस्तों। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदने के इस मामले पर पार्थ पवार लैंड स्कैम अब सवालों के घेरे में है। एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार के बेटे ने भी अब जमीन का घोटाला कर डाला, ये गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों। और सिंचाई घोटाले में तो अजित पवार का नाम था ही। कितने हजार करोड़ का था दोस्तों की वो आंकड़ा इतना ज्यादा था कि किसी एक राज्य का बजट भी होगा 80,000 90,000 करोड़ के आसपास का था सिंचाई घोटाला। और अब अजित पवार अपने पिता के कदमों पर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों और वो भी लैंड घोटाला में शामिल है। अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से भाजपा वाले अजित पवार को अपने साथ में रखे हुए हैं, अजित पवार को केवल इतना करना है कि उन्हें भाजपा को सपोर्ट करना है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी रहेगी तो आप लोग जानते हैं कि कौन उद्योगपति इसका फायदा लूटते रहेंगे और भाजपा की प्रदेश में सरकार बने रहने के लिए किन पार्टियों को फायदा मिल रहा है, किन के परिवार के लोग लूट रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी जो समस्तीपुर से सांसद है दोस्तों, उनको एलजेपी ने टिकट देकर चुनाव लड़वाया था। उनके पिता के कहने पर ही टिकट दिया गया था, वरना शांभवी चौधरी को कोई जानता भी नहीं था। अब जो खबर है वो ये कि वो वोट डालकर जब बाहर निकली तो उन्होंने मीडिया के सामने पहले अपना सीधा हाथ दिखाया, इसके बाद उन्होंने अपना उल्टा हाथ दिखाकर बताया कि वो वोट डालकर आई है। जब उन्होंने सीधी उंगली दिखाई तब भी उनके हाथ के ऊपर चुनाव का इंक लगा हुआ था, यानी वोट डालने वाला इंक लगा हुआ था। और जब उन्होंने उल्टा हाथ दिखाया तब भी इंक लगा हुआ था दोस्तों। इसके बाद अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शांभवी चौधरी दो वोट डालकर आई हैं। सुप्रिया शिनेट ने कहा कि बिहार में एनडीए की सांसद शांभवी चौधरी पहली बार चुनाव में दोनों उंगली में इंक लगाई जा रही है। यह लोग चुनाव और लोकतंत्र की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे, यानी पहले ही चुनाव की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और अब शांभवी चौधरी जैसे सांसदों ने यह हाल किया हुआ है दोस्तों कि यह शक और ज्यादा बढ़ता है। अगर आप भी मानते हैं कि शांभवी चौधरी से जुड़े मामले पर स्पष्टीकरण अशोक चौधरी को देना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें तेजस्वी यादव 17 सभाएं करने के लिए फिर
पहुंचे, हाथ हिलाते हैं और भाषण देते हुए कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक पाऊंगा, केवल इतनी सी बात बोलना चाहता हूँ मंच पर आकर कि आप लोग ये चुनाव खुद लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता एक एक लड़ रहा है और ये सुनिश्चित करिए कि हमारा उम्मीदवार यहाँ से जीते। इसके बाद वो कार्यकर्ताओं से आश्वासन लेते हैं कि आप तैयार हैं, तो कार्यकर्ता बोलते हैं बिल्कुल तैयार है। तेजस्वी कहते हैं कि ये सीट जिताकर दो, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, और अपने घोषणा पत्र की कुछ लाइनें पढ़ने के बाद तेजस्वी यादव वहां से निकल जाते हैं हेलीकॉप्टर से अगली रैली के लिए। यानी ताबड़तोड़ रैलियां वो कर रहे हैं दोस्तों, यानी कार्यकर्ताओं के बीच दिख रहे हैं ताकि कार्यकर्ता समझे कि उनका नेता चुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है और कार्यकर्ता भी मैदान में उतर जाए सही से डंके की चोट पर, और ये सुनिश्चित करे कि जीत इतनी बड़ी हो, प्रचंड हो कि फिर पहले कभी ऐसा ना हुआ हो, उस तरीके की एक जीत होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि 17 सभाएं 20 सभाएं एक एक दिन में कर देना किसी नेता के लिए लगभग असंभव जैसी स्थिति थी दोस्तों, लेकिन तेजस्वी ने कर दिया, तो ये तेजस्वी यादव की खुद की महानता है और युवा एनर्जी है उनकी। जो भी आपकी राय है लिख कर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जवाहर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत धन्यवाद।